चलिए बेटा तो ध्यान दीजिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, इन शॉर्ट जिसे हम लोग सिर्फ सेमीकंडक्टर्स बोल के काम चला लेते हैं। अब ऐसा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा ओवरऑल यहाँ 10 टॉपिक्स है। ये जो पूरा सिलेबस अभी मैंने यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी लिखा है। न्यू एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है आपका सिर्फ यहाँ तक के है न्यू एनसीईआरटी में, है ना। अब हालांकि आपको देखने में लग रहा होगा अच्छा मेजर पोर्शन कट गया, मेजर पोर्शन बाकी है, नहीं मेजर पोर्शन कट गया। जैसा ट्रांजिस्टर एक बहुत बड़ा जो पार्ट था, ये ट्रांजिस्टर का पार्ट आपका पूरी तरह से ये रिमूव हो गया है न्यू एनसीईआरटी में से, ओवरऑल हर जगह से डिलीट हो गया है। ओके, स्टेट बोर्ड में है तो वो अपने को उसके लिए उसको स्टडी करना ही पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद आप देखेंगे न्यू एनसीईआरटी में ये दोनों भी गायब दिखेंगे आपको, ये दोनों भी गायब दिखेंगे आपको, यही चैप्टर खत्म होता हुआ नजर आ जाएगा। जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हार्डली 2 दिन का चैप्टर हुआ, ये 2 से 3 दिन का अगर देखा जाए। जैसा कि अगर आज का मैं लूँ और 1 या 2 दिन लगेंगे हार्डली यहाँ तक पहुँचने के लिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ खत्म हो गया मामला। असल में थोड़ा सा खेल क्या खेले उन्होंने, ये टॉपिक को और ये टॉपिक को थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है ये वाला टॉपिक्स, तो उसको एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में डाले उन्होंने, तो ये एक अलग से उसका हो गया। तो जब ये ऑलरेडी अगर आप पढ़ा चुके हैं तो अलग से एक्सपेरिमेंटल स्किल्स पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। तो जबरदस्ती एक्सपेरिमेंटल स्किल्स नहीं पढ़ाए नहीं करने का बेवकूफ़ी जैसी बातें नहीं करने का, है ना, कि ऑलरेडी देखना कौन कौन से टॉपिक हुए और कौन से नहीं हुए। समझ में आया क्या है? तो ये अपने को तो पूरा अपन एज इट इज सीक्वेंस में लेंगे तो अपना वो पार्ट भी कवर हो ही जाएगा। तुम्हारा बोर्ड के हिसाब से ट्रांजिस्टर वाला पार्ट लूंगा मैं तो वो भी कवर हो ही जाएगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले ये लिखना हो गया सभी का? ठीक है, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, लिख लो कि बोर्ड इरेज करना है मुझको। ओके, देखिए बेटा, तो देखो अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो मैं ये कह सकता हूँ 1900 से लेकर 2000 के बीच में या अब तक के जो कहा जाएगा इवन अप टू दिस डेट, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से एडवांस डेवलपमेंट हुआ है। टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट डेवलपमेंट हुआ है ना। हम लोग ने मतलब कई साल पहले वैसे तो 1900 से पहले भी इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी थी। सवाल ये उठ रहा था कि उसको कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है आपको। अब इलेक्ट्रिसिटी कई जगह तरह से देखिए, हम लोग ने बैटरी के ज़रिए डीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलता है आपको करंट, है ना। और अगर आप देखेंगे अगर कोई कॉइल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए तो उससे एसी करंट मिलता है। तो ऐसा है कि ये तो पता चल गया था कि भैया इसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आगे। मगर सवाल उठा कैसे, क्योंकि देखो कैसा है, मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये था कि इसको कंट्रोल्ड मैनर में सर्किट में कैसे फ्लो किया जाए। क्योंकि जब भी आप कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं, है ना, जब ये वर्ड सर्किट आता है आपके दिमाग में, जब सर्किट आया होगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे कंपोनेंट्स आए होंगे, है ना। अगर मैं बोलूँगा इमेजिन करो कोई सर्किट, है ना, जो प्रैक्टिकल सर्किट तुमने किसी दुनिया में देखे होंगे, कोई एक आध सर्किट तुम इमेजिन करो। तो एक छोटा सा आपको शायद कोई मोबाइल के जो चार्जर का याद आया होगा, या कभी कभार पुराने ज़माने का जो टीवी अगर आपने ओपन करके देखा होगा तो उसके नीचे का बेस सर्किट नज़र आया होगा। कुछ ना कुछ तो आप ऐसे सर्किट के नाम पे देखे होंगे जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वायर्स का जाल है या बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आई होगी। और अलग अलग कंपोनेंट्स जो है उनको करंट का जो रिक्वायरमेंट होता है, करंट के फ्लो का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसा है कि भैया ये कोई भी अगर सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अगर कहा जाए, कोई भी सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अगर कहा जाए कि भैया कोई भी सर्किट के लिए सबसे बेसिक ज़रूरी क्या चीज़ है, तो वो चाहिए कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट। क्या चाहिए? कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट। तो ये जो है ना कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट, यहीं से जन्म होता है हमारे इस टॉपिक का, सेमीकंडक्टर। देखो कंडक्टर आपने नाम सुना होगा, है ना। अगर आप कंडक्टर से कोई सपोज करो करंट पास करते तो अनकंट्रोल वे में जितनी बैटरी सप्लाई कर रही है पूरा का पूरा करंट फ्लो हो जाएगा, है ना। अगर आप इंसुलेटर को कनेक्ट करते हो तो इंसुलेटर पूरे करंट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। अगर उसी मटेरियल को मैं अगर सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करता हूं तो वो मुझे कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट देगा। आई बात समझ में?
कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट बहुत बाद में, बहुत जोरों पे 1948 में एक ट्रांजिस्टर आया था, एक ट्रांजिस्टर नाम का एक कंपोनेंट आया था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर, जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है ना। जब ये चीज़ आई तो इसके बाद बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया, ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया। मतलब जो आप देख रहे हैं ना, आज मोबाइल यूज़ कर पा रहे हो आप, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सब जो यूज़ कर पा रहे हो, लैपटॉप्स बोल सकते हैं स्पेशली, आपने देखा जगह कितनी कम हो गई। अगर आपने बहुत पहले का कंप्यूटर का देखोगे, जब आप स्कूल डेज में, यंग एज में आपने जब कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा होगा तो देखा होगा वो एक बड़े कमरे के जैसा कुछ तो भी सेटअप था, है ना, और पूरा उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर तब उससे जाके कंप्यूटर बना था। अब ऐसा है धीरे धीरे जब जैसे ही ट्रांजिस्टर का जन्म हुआ, बोले ट्रांजिस्टर का जन्म कैसे, वो सब उस पर आएंगे अपन। तो भाई जब ट्रांजिस्टर का जन्म हुआ तो भैया पता चला कि अरे जो कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट है ना, वो इतना बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है उसको, है ना, नाखून के बराबर है, उससे भी छोटा, नैनोस्कोपिक लेवल पे भी किया। नैनोस्कोपिक लेवल तो आज पता चला, है ना, मगर नाखून के उस वक्त साइज के बराबर के मटेरियल से आप इतना सा बस ट्रांजिस्टर जो है उससे से बस मटेरियल से आप क्या कर सकते हैं, वो कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट ऑब्टेन कर सकते हैं। ये खासियत है इसकी। तो बोले उससे पहले काम नहीं चलता था क्या? उससे पहले कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट होता नहीं था क्या? होता था, उससे भी पहले वो करते थे कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट, है ना, मगर उससे पहले जो इस्तेमाल किया जाता था वो यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब वॉल्व्स का, वैक्यूम ट्यूब वॉल्व्स, है ना। अब जैसे कि मैं आपको डायग्राम से, मतलब ड्राइंग ही दिखा देता हूँ ओरिजिनल, जस्ट अ मोमेंट। ये देखो, अब आज के ज़माने में देखो इतना तो यूज़ में नहीं आएगा ये, जस्ट अ मोमेंट। ये देखो, ये जो देख सकते हैं आप, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, देखो ये जो आप देख सकते हैं, अरे सबर, हाँ ये देखो, ये आपको दिख रहा है कांच के जैसा कुछ, सिलेंडर जैसा, है ना, सिलेंडर के जैसा नजर आ रहा होगा कांच का, है ना। अब ये है वैक्यूम ट्यूब, इसमें वैक्यूम डायोड हुआ करता था, जिसमें एक एनोड प्लेट होती थी, प्लेट जैसा, और एक कैथोड, है ना, और एक कैथोड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इमिट करता था, फोटो सेल जैसा अपना, और एनोड का प्लेट उनको अट्रैक्ट करता था, और उनकी प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट करके आप क्या कर सकते थे, करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते थे, या फिर वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते थे, है ना। तो डायोड होता था, ट्रायोड करके होता था, ट्रायोड, टेट्रोड होता था, पेंटोड होता था, है ना। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ये, जैसा कि इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात चल रही है, डायोड में 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड, टेट्रोड में 4 इलेक्ट्रोड्स, पेंटोड में 5 इलेक्ट्रोड्स। तो ये सब है ना पहले इस्तेमाल किया जाता था। देखो ये पहला सेटअप पूरा सर्किट का, ये पहले कैसा सेट, ये शायद किसी कंप्यूटर का सेटअप होगा ये। अब तुम देखो ये मतलब कोई दीवार होगी बड़ी सी, वहां पर कितने सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए हैं, है ना। और एक अगर देखा जाए तो ये देखो, ये देखो, ये एक से कनेक्ट कर रही है, कनेक्टिविटी चल रही है उनके बीच में। ये यहाँ से अगर आप देखें तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में जैसा आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर एक कोई तो भी ऑपरेटर है, एक इलेक्ट्रोड को उधर से कनेक्ट करना, उसको इधर से कनेक्ट करना, है ना। वो एकदम क्लियर इमेज नहीं है, थोड़ा सा आपको हल्का हल्का ही समझ में आएगा उसके अंदर कि कोई वॉल पे कुछ तो भी लगा हुआ है और वायर से जुड़ा हुआ है। तो बस ये एक छोटा सा आइडिया देने के लिए आपको कि भैया यहाँ पर किस तरह से कनेक्टिविटी ये लोग करते थे। और अब तो जैसा वही मैं बताया आपको कि ये अब तो भाई म्यूजियम में रख के उसको बता रहे हैं कि ऐसा दिखता था पहले वो, है ना। तो ये इस तरह से होते थे। अब तुमको इतने सारे वो लगते थे इलेक्ट्रोड्स, है ना। अरे ये तो इस बेसिस, ये प्रिंसिपल तो अभी कुछ सालों तक के टीवी में भी अभी भी शायद से होंगी घरों पे किसी न किसी के, है ना। अभी जस्ट मतलब कुछ महीने पहले मेरे घर का बालापुर का टीवी रिटायर हुआ एक, जो सुन लेते पूरी बात, नहीं तुम बोल लो एक काम, मैं फिर बाद में बोलता हूँ। तो भैया अब ऐसा है कि जो आपने सुना होगा, देखा होगा, पहले जो पुराने ज़माने के टीवी है, कलर टीवी है, मगर ऐसे बड़े हैं, चौड़े एकदम पूरा साइज में, और उसके पीछे तुमने अगर देखे होंगे, अगर बाई चांस वो कैबिनेट पीछे का खोले होंगे, तो अगर मान लो ये साइड से अगर आप देख रहे हैं, ये टीवी की स्क्रीन है, तो उसका कुछ ऐसा करके ट्यूब जैसा नजर आया होगा, और ये पूरा सेटअप कैबिनेट में रखा जाता, आप सामने से इसको देख रहे था, है ना। अब इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब,
कैथोड रे ट्यूब, जैसे वो याद है अपन ने जो कैथोड रे ट्यूब का अपन एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे थे, बुनियाद उसकी वहीं से शुरू हुई थी। तो देखो यहाँ पर ये CRT ट्यूब जो है टीवी आता था, जो कहा जाएगा एक जमाने में चला, अभी तक के चल रहा है वो, है ना। अब धीरे 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 वो करके उसको रिटायर होते जा रहा है ना। कुछ सालों बाद इसको अब देखो आ ही गया वो, तो एक लकड़ी के शटर वाला आता है, तुमने देखे कहीं? नहीं तुम्हारे पास एक टीवी रहता ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत पहले शुरुआत में आता था, पूरा कैबिनेट लकड़ी का बना रहता था, और सामने से अगर जैसा मान लो इसको जो ये जो सामने का हिस्सा है उसको बंद करने के लिए एक शटर आता था लकड़ी का, इसको ऐसा बंद करते थे, काम हो जाता था, है ना। तो वो शटर से उसको बंद करते, वो एक था ऐसी सेफ, वो पुराने ज़माने पुराने घरों में आपको बहुत पुराना वो था। अब उसको एंटीक पीस के फॉर्म में उसको रखा जाता है, हमने भंगार में बेच दिए थे, है ना। मेरे बहुत ही यंग एज में मैंने इसको देखा था, हमारे घर पे था, हम लोग उस पर चंद्रकांता देखते थे, है ना, ललित लैला देखते थे उसके ऊपर। तो उस जमाने का था वो, काफ़ी ब्लैक एंड वाइट था। कभी कभार होता था कि उसके अंदर पट्टे आ जाते थे, फिर चप्पल से मारते थे उसको। तब तुमने सुने ही नहीं है चप्पल से मारने वाला केस? हाँ, तो उसको चप्पल से मारो, जोर से मारो तो फिर ठीक हो जाता था, कुछ नहीं होता था अंदर। हाँ, वो भी देख, अब तुमको सारी लिस्ट देते बैठूंगा क्या क्या देगा, तो खैर देख। हाँ, शक्तिमान। अब ऐसा है, छोटा भीम तेरे लिए रे। तो अब ऐसा है कि देखो भैया, ध्यान दो इधर। तो देखो ये मतलब पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन हो रहा था, है ना, वो एक कैथोड रे ट्यूब्स का इस्तेमाल करके आप इवन मॉनिटर्स जो है पुराने अभी भी शायद होंगे कहीं ना कहीं कंप्यूटर लैब्स, मतलब ये जो कंप्यूटर लैब्स में होंगे, इवन आपके जो कहा जाए बैंक्स में सिस्टम में कई जगह पे पुराने ज़माने के जो चौड़े ऐसे मॉनिटर आते हैं वो अभी तक के नज़र आते हैं, है ना। अब बाद में क्या हुआ, जब ये देखो 1930s के आसपास का कोई एक ईयर है पर्टिकुलर, तो जब वहाँ पर सेमीकंडक्टर की खोज की, वहाँ से पता चला कि अरे भैया ये तो मटेरियल आपको कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट देता है, ये मटेरियल आपको कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट देता है ना। और खास बात देखो, ये मतलब वॉल्स, इसको नाम वॉल्स भी क्यों कहा गया, मैंने क्या नाम दिया था उसको अभी थोड़ी देर पहले, कैथोड वैक्यूम ट्यूब्स या फिर वॉल्व्स मैंने कहा था। वॉल्व का क्या काम होता है, देखो अपन बोलते हैं ब्लड वेसल्स में वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो देते हैं करंट का, है ना, करंट बोल रहा है ब्लड का, यूनिडायरेक्शन फ्लो रहता। आपका जो वेसल्स है उसमें से ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता, वापस नहीं आ सकता। तो बस यही सीन था कि भैया हमारा जो वैक्यूम ट्यूब है उसमें भी करंट का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। मगर बाद में जैसा जैसा सेमीकंडक्टर का खोज हुआ, है ना, पता चला अरे भैया इससे जो चीज़ अपन बना रहे हैं ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इसके तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। पहली बार बड़ा ड्रॉबैक ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि था, है ना, बहुत ज़्यादा बल्कि। अब बल्कि होने की वजह से भाई अब पोर्टेबल नहीं था काफ़ी, जैसे कि अब भाई मान लो कि कंप्यूटर अगर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके बनाते अपन, तो उसको कमरे जितना साइज लगता था CPU बनाने के लिए, है ना, और वो इतना बड़ा पहले तो सेटअप रखो, फिर एक हल्की सी कैथोड रे ट्यूब वाली स्क्रीन यहाँ पर कहीं साइड में रखो, तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि। अगर मैं बोलूँगा भैया एक काम कर, थोड़ी एक दिन के लिए तेरा कंप्यूटर मुझे दे, तो भाई वो तो सोच भी नहीं सकते थे अपन, तो भैया पोर्टेबल है क्या, नहीं। दूसरी बात बहुत ही महंगा आता था ये सारी चीज़ को, सेटअप को पैसा भी कितना लगता होगा, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, है ना। और भाई देखो एक तो रिलायबिलिटी भी कम, रिलायबिलिटी की भी इश्यूज़। अब रिलायबिलिटी की इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं इसके अंदर भैया, क्योंकि ये जो इसके से जो आउटपुट्स निकलते थे वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते थे, तो एक रिलायबिलिटी का भी इश्यूज़ होते थे उसके अंदर। तो ये बहुत सारे उसके अंदर इश्यूज़ आ रहे थे। और उसके काउंटर में अगर देखा जाए तो जो हम लोग ने जब सेमीकंडक्टर की खोज की गई, है ना, और आगे धीरे 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 ये जो दुनिया है जब डेवलप होते गई, ये सब चीज़ें धीरे धीरे रिप्लेस होते गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखे होंगे, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है अगर आपको सेमीकंडक्टर का देखना है, वो है आज के ज़माने में LED लाइट्स, है ना। LED जो आपके चारों तरफ अब वही मिल रहा है। अब तो बल्ब का तो भाई शायद ही कोई लेता होगा, इन केस वेरी रेयर केस कोई बल्ब खरीदता होगा, है ना। अब सब खेल काय का चल रहा है, LEDs का चल रहा है ना। अभी देखो कई बार ऐसा होता होगा कि भाई ये जो LED बल्ब लगा हुआ है ऊपर, नीचे गिर के धाड़ करके, है ना, कोई मसला नहीं, वापस लगा दो, चालू हो जाता हो, कुछ भी नहीं होता। तुम वही सारा बल्ब को सोचो गिर गया तो एक बार, अरे वो छोड़, तुम यूं हिलाओ उसके अंदर का टंगस्टन फिलामेंट हिल गया ना, गया काम से बल्ब। तुम ऐसा भी नहीं कि हाथ डाल के उसको जोड़ देंगे उसके अंदर। तो भैया यहाँ पर कैसा है कि देखो रिलायबिलिटी कितनी अच्छी है वो इसके अंदर। पावर कंजम्पशन, ये कितना बड़ा इशू है, पावर कंजम्पशन।
अब भाई देखो क्या होता था कि पहले जो पावर का कंजम्पशन होता था वो अलग बात, इलेक्ट्रिक बिल आज भी उतना ही आता जितना पहले आता था, वो इस वजह से कि जो पहले इलेक्ट्रिक बिल 1 यूनिट 1 या 2 रुपए का होता था, अब 10-12 रुपए का है ना। तो भैया वो बिल पर कोई असर नहीं पड़ा, मगर पावर कंजम्पशन बहुत असर पड़ गया। कि अगर आपके जैसे मान लो कि आप जो कहा जाएगा, आप देखो पहले तो बल्ब चलते थे, बल्ब को रिप्लेस करने आया था CFL नाम सुने होंगे आपने, CFL। तो CFL का ये काम मानना था कि 80% लेस पावर का यूज करता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी बल्ब, 80% लेस एंड पावर का यूज करता है। अब अगर 80% लेस पावर का यूज करता है तो फिर वो CFL चला काफी हद तक, फिर बाद में आया LED, पता चला वो CFL से भी कम अराउंड 80% लेस पावर यूज करता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम। और फिर वो तो भाई आप खुद देखो, अभी देखो आप जो क्या करते हैं, जो ये लगाते हैं ये कुछ हार्डली 12-15 वैट का होगा, 12-15 वैट का ये ट्यूबलाइट होगा। और अब तुमको अगर ये कमरे के लिए थोड़ा बड़ा बल्ब लगाना रहता था तो पहले 100 वैट का 150 वैट का ऐसा लगाना पड़ता था। तो तुम अगर मान लो कि ये 15 वैट का है और ये कमरे के लिए मुझे पहले 150 वैट का लगता था, क्या हुआ 10 टाइम्स, है ना, 10 टाइम्स रिडक्शन यूज़ हो गया पावर कट, है ना। तो वही है कि वो पहले 1 रुपये का था तो भैया वो 1 रुपये के हिसाब से बिल आता था, अब जो यूनिट कटता था, अब 10 रुपये के हिसाब से हो गया। तो ले दे के घुमा फिरा के बिल तो उतना ही चाहिए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर जो भी है, अब देखो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखे बेटा, बात ध्यान देने लायक क्या है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर सेमीकंडक्टर के इन्वेंशन की वजह से कितना ड्रास्टिक चेंज हो गया। फिर पता चला कि अरे ये सारे चीज़ आपका कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट ऑब्टेन करने के लिए बड़े बड़े सर्किट या बड़े बड़े कंपोनेंट्स होने की जरूरत नहीं है, वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल, नैनोस्कोपिक लेवल पे भी अचीव किया जा सकता है। फिर वहां से खोज हुई हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, सेमीकंडक्टर की, फिर उस पर रिसर्च चलता गया, रिसर्च करते गए और धीरे धीरे फिर हम लोगों ने कई सारे उसके सर्किट्स का मतलब उसको यूज करते गए। आज भी दुनिया बहुत ज्यादा फोकस कर रही है सेमीकंडक्टर्स पे, बहुत ज्यादा कोशिश कर, ऐसा नहीं कि 100% रिप्लेसमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे चीजें जिसमें रिप्लेसमेंट होना बाकी है। अरे भैया तुम मोबाइल लेके घूम रहे, एक छोटा सा, है ना, एक पॉकेट में इतना छोटा सा मोबाइल लेके घूम रहे, सब चीजें आ गई उसके अंदर, है ना, तुम्हारा भाई टीवी चल रहा, फोन चल रहा, क्या क्या न्यूज़ पेपर चल रहा, तुम सोचो ना ये सब काय की वजह से पॉसिबल है, सेमीकंडक्टर्स की वजह से। एक छोटी सी चिप होती है, चिप के अंदर सारा कुछ आ जाता है। अरे तुमने भाई मेमोरी कार्ड्स देखे होंगे पहले, है ना, शुरुआत के मेमोरी कार्ड ये बड़े बड़े आते थे, है ना, बहुत पहले तो वो मेमोरी कार्ड भी नहीं चलते थे, एकदम शुरुआत में फ्लॉपी डिस्क चलती थी। फ्लॉपी डिस्क देखे कभी, फ्लॉपी डिस्क, है ना, एक फ्लॉपी डिस्क चलती थी, हार्डली कुछ MB उसका, कुछ MB, 1 MB 2 MB का स्टोरेज होता था, है ना, 1 MB 2 MB का स्टोरेज होता है। जैसे मुझे याद है मेरे नाना UK में थे, तो वहाँ से उन्होंने फोटोज भेजे थे, तो मैंने यहाँ डाउनलोड किया और जब डाउनलोड किया वहाँ पे, और मैंने उसको स्टोर कहाँ पे किया, फ्लॉपी डिस्क पे, फ्लॉपी डिस्क पे स्टोर किया। इतना वो स्क्वायर शेप में आता था। अब मैंने वो फोटोज़ वहाँ पर के जो फैमिली के थे फ्लॉपी डिस्क पे मैंने उसको ट्रांसफ़र किया, और वो इसको इतना अद्धर रखना पड़ता था पूरा पैक करके केस वेस में। फिर थोड़े दिन के बाद वो हुआ कि चलो भाई, अम्मा ने बोला कि प्रिंट करवा के लाता, उसका प्रिंट करवाने गया तो बोलते कि वो करप्ट हो गई, पूरे गए फोटोज उसके अंदर गए। तो उस वक्त तो जो है इतना कुछ हार्डली मुश्किल से उस फ्लॉपी डिस्क में बोलते 10 से 12 फोटोज़ के ऊपर नहीं आ सकते थे, हो गया बस, इसका मैक्सिमम 11 या 12 फोटोज़ का था। फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट किया उसके CDs ने, है ना, CDs का रिप्लेसमेंट हुआ। CDs के बाद पेन ड्राइव भी आया, पेन ड्राइव तो अभी भी चल रहा है, ऐसा कुछ वो नहीं है ना। फिर मेमोरी कार्ड आया, मेमोरी कार्ड थोड़ा ऐसा बड़ा स्क्वायर शेप का कुछ होता था, फिर छोटा होता गया, है ना। अब मेमोरी कार्ड वो मोबाइल में यूज़ होता ना वो, तो अब मेमोरी कार्ड तो अभी भी है, इतना छोटा सा नैनो अब आ गया इस चीज़ को लेकर, है ना। सिम कार्ड्स में भी उसी तरह का आ गया। अब तो भैया eSIM आ गया, भैया ये भी लगाने की जरूरत नहीं, क्लाउड डायरेक्ट ऊपर स्टोर करो, ऊपर मतलब इंटरनेट में स्टोर करो, ऊपर कहाँ स्टोर करना है बोले तो भैया क्लाउड बोलते हैं ना उसको, तो इंटरनेट में स्टोर करो डायरेक्टली, आप जब भी चाहे वो ऐसी सबसे सेफेस्ट जगह, बस आपको पासवर्ड याद रखना है, आपका ID याद रखना है, कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। हालांकि बोला जाता है अभी भी वो सबसे रिस्की है, आपके फैमिली फोटोज वो सब रखने का सही जगह नहीं है, कि कभी भी उसका हैकिंग करके इसको मिसयूज हो सकता है। खैर चलो ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हमने देखा किस हद तक के सेमीकंडक्टर्स के इन्वेंशन से बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस आ गया, और अभी भी दुनिया खोज रही है सेमीकंडक्टर्स को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जा सके, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए
अभी आप आगे देखेंगे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, जैसे अब सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ये हर जगह बहुत इजीली मिलने वाली भी चीज़ नहीं है। और उसको भैया आप कैसे यूज़ करेंगे, इसकी जो टेक्नोलॉजी है कि कैसे उसको बनाया जाएगा, वो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई। अभी इस मामले में सबसे आगे जो चल रहा है वो चाइना आगे चल रहा है ना। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया और बहुत आगे चल रहा है वो। अब इंडिया भी बहुत, ऐसा नहीं है, इंडिया की टेक्नोलॉजी काफ़ी, मतलब इंडिया भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत मशहूर है। इंडिया का जो कहा जाएगा एजुकेशन सिस्टम, भले आप कितने भी कुछ भी बोल दो, बाहर के कई सारे एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अगर देखेंगे आप, जैसे दुबई में अगर कोई हो गया आपके रिलेटिव्स, तो आपको मालूम होगा कि वो वहाँ पर एक तो एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा भी है ना, और उतना ज़्यादा एकदम अच्छा भी नहीं माना वहाँ कहा जाएगा, बस एक बेसिक एजुकेशन लेवल पे वो देते हैं, है ना। अपने यहाँ के, अब तुम बोलो कि यहाँ के कई सारे जो क्लासेस के जो है वहाँ तक वो ओपन किए हुए हैं, और काफ़ी इंडिया का करिकुलम वहाँ पर फॉलो होता, इंडिया का CBSE लेवल, ये वो सब वहाँ पर वो चलता रहता। तो वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो कई बार प्रीफर करते हैं अपने, मतलब यहाँ इंडिया में भेज के पढ़ाना प्रेफर करते हैं। तो अगर कोई बोला गया तो भैया कोई भाई दुबई से पढ़ के आया है, हट ऐसे बोलना, पहले फिर तेरा लेवल मालूम है बोलना तो अपना लेवल उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। खैर चलो, कमिंग बैक टू द पार्ट। तो जो अगला टॉपिक मुझे यहाँ पर कवर करना है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, नोट्स में मैं डाल दूंगा जो सारी चीज़ें बोला। अगला जो पार्ट था वो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। सब लोग ध्यान दीजिएगा, इधर बातों में इन्वॉल्व मत होइएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखो, अगर मैं बात करूं कंडक्टर की या जो मेटल की अगर मैं बात करूं, तो उसकी रेजिस्टिविटी का जो रेंज होता है 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁻8 ओहम मीटर होता है। और कंडक्टिविटी का ऑफकोर्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर 10⁻² से लेकर 10⁻8 मो पर मीटर या सैमन पर मीटर बोल सकता हूं मैं, सैमन पर मीटर होगा। अगर मैं बात करूं किस चीज की, कंडक्टर की। अगर मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर की, अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻6 ओहम मीटर के बराबर है। तो ऑफकोर्स कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल होगा, 10⁻5 से लेकर 10⁻6 सैमन पर मीटर। और अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, तो इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी रेंज होती है, अच्छा ठीक है, इंसुलेटर की जो रेंज होती है इट इज अराउंड 10⁻11 से लेकर 10⁻19 ओहम मीटर। कंडक्टिविटी जो है 10⁻11 टू 10⁻19 ओहम मीटर। अमजद जरा पानी दे देना। तो 10 ये भरना नहीं भी तो कोई ऐसी चीज। तो देखो, ये जो टेबल है ये आपको MCQ में आ सकता है कि रेंज पता लगाओ किसी कहां तक के है, तो दैट्स वाई आपको ये जानना जरूरी है। आया समझ में? तो सबकी रेंजेस देख लो। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की रेंज कहां से कहां तक होती है, कंडक्टिविटी की रेंज कहां से कहां तक होती है, सेमीकंडक्टर की कहां से कहां होती है। देखो, आप अगर यहां देखेंगे तो रेजिस्टिविटी आपको बहुत कम नजर आएगी, 10⁻2 0.01 से लेकर 0.8 यार कितना कम होगा, है ना। वहीं अगर इसकी रेजिस्टिविटी देखो, थोड़ा मॉडरेट है, कम भी है ज़्यादा भी है, मतलब पूरा रेगुलेटेड वाला मामला है। और यहाँ रेजिस्टिविटी देखो कितना ज़्यादा है, मतलब ये करंट के फ्लो को शायद ही मतलब बहुत कम अपोजिशन करेगा। और ये जो अपोजिशन करेगा, ये हिसाब से बोलते हैं ना अपन, जो ना बहुत ज़्यादा अपोज करेगा ना बहुत कम अपोज करेगा, एकदम मॉडरेट फॉर्म में करेगा। बट व्हाट अबाउट द इंसुलेटर? तो भैया इंसुलेटर में जो आप देख सकते हैं कि अपोजिशन तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक के है। आई बात समझ में? तो ये रेंजेस हैं, प्राइमरीली बताने का मकसद ये है कि भैया एग्ज़ाम में ये आपको आ सकता है रेंजेस, तो लिख के रखिए।
सॉरी माय मिस्टेक, साइमन पर मीटर। आप अपना दिमाग लगा सकते ना, जब कंडक्टिविटी है तो साइमन पर मीटर। इधर का पार्ट हो गया। तो देखो ये तो हमको पता चल गया, हमने यहां पर कंपैरिजन किया। अब हमको देखना है कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स मतलब वो नहीं बोल रहा मैं कि सेमीकंडक्टर कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल है। फॉर्म्स बोल देते हैं, फॉर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर, फॉर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहला जो सेमीकंडक्टर का फॉर्म है जिसे कहते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। तो ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स यानी वो सेमीकंडक्टर नेचुरली एलिमेंट्स के फॉर्म में जो मौजूद है। तो बेसिकली वो दो है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये बेसिकली दो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स है। फिर आता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल है, उसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स जो रहेंगे। ब्लू वाला कहां चले गया यार, सब ब्लैक ही है। अमजद ब्लू है वहां पे मार्कर, अमजद कुछ मंगाना पड़ता। तो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स जैसे कि देखो गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, सॉरी, और ये है कैडमियम सेलेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड एटसेट्रा। ये आपके इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में एंथ्रासीन, डोप्ड, थैलोसाइनिन्स, एटसेट्रा। फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, पॉलीपिरोल, पॉली एनिलाइन, पॉली थियोफीन एटसेट्रा। तो देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है। और आपको ये हो सकता है ऑफ कोर्स कि यहाँ पर एक आध वो देखकर, मतलब सपोज करो कि वो बोलेगा गैलियम आर्सेनाइड पहचानो कौन सा कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पॉलीमर है, कौन सा है ये पहचानो। जैसे कि बायोज में आते हैं, केमिस्ट्रीज में आते हैं, आपको उस टाइप का, या मैच द पेयर्स के फॉर्म में दे सकता है।
कि मैच करो आपके जो पेयर हैं, पेयर्स है उसके अंदर। तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमको ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल में होता है, सबसे ज़्यादा जो आपको यूज़ होता है वो आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यूज़ होता है ना, जो आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि अभी रिसेंट डिस्कवरीज के बाद अभी ये भी काफ़ी इस्तेमाल होने लग गए हैं, क्योंकि भैया ये इजीली अवेलेबल नहीं है ना, तो क्या करेंगे भाई, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ दूसरा चीज़ का इंतज़ाम। तो इसीलिए लिख लो ये पूरा। जी बोलिए। किसको? यहीं से दे दो। तो बंद पड़ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या है, स्टडी करना है सेमीकंडक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो मैं अब यहां पर एनर्जी बैंड्स के बारे में देखने वाला हूं। एनर्जी बैंड्स, ओके, चलिए ध्यान दीजिए। देखो, हम लोग ने बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब चीज़ें हम लोग ने स्टडी किया था, और उसमें हम लोग ने ये स्टडी किया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में होता है तो उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड में, थर्ड में इतना, फिर बाद में 3.4 समथिंग, और ऐसे ही -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे अलग अलग वैल्यूज होती है अलग अलग शेल में। तो ऐसा है कि अगर मैं एक सेपरेटली एक देखूंगा हाइड्रोजन के, मान लो एटम को, तो मैं देखूंगा अच्छा इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में रहा तो ये एनर्जी, यहाँ ये एनर्जी, वहाँ ये एनर्जी। ये एनर्जीज क्या होती है, फिक्स होती हैं। अगर उस एनर्जी को ग्राफिकली मैं बताने चलूं, मान लो वाई एक्सिस पे सिर्फ एनर्जी है ना, तो वो एक लाइन के फॉर्म में बताऊंगा मैं। हाँ भाई, ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है ना, जो कि वाई एक्सिस पे एनर्जी के बारे में बताएगा। वो ये बताएगा कि देखो भैया, सबसे कम एनर्जी कहाँ है, लोवेस्ट लेवल पे। जैसे 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 आउटर शेल में जाते हो आप, क्या होता है, एनर्जी का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो इतना समझ में आ रहा है कि हर एक एटम का यही हाल है कि अपना एक स्पेसिफिक शेल का एक स्पेसिफिक एनर्जी होता है। अच्छा ठीक है, मगर होता क्या है कि जब मल्टीपल एटम्स एक साथ एक जगह पे आते हैं, मल्टीपल एटम्स एक साथ एक जगह पे आते हैं, तो भैया उनके ऑर्बिट्स जो है वो ओवरलैप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि देखो ये फलाना एक्स नाम का एक एटम है, इसकी ये ऑर्बिट्स है ना। अब उसके करीब में दूसरा एक्स नाम का एटम आएगा, उसकी ये ऑर्बिट्स है। क्या नजर आया, ऑर्बिट्स का ओवरलैपिंग नजर आया। इस ऑर्बिट के ओवरलैपिंग के वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की हल्की सी एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होती है, हल्का सा माइन्यूट सा एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होता है। हाँ, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, देखो कुछ कॉन्सेप्ट जो इन डिटेल वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, डेप्थ कॉन्सेप्ट है, वो अभी आपको इस लेवल पे नहीं है। आपको सिर्फ एक बात कह दी गई है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वो तुम्हारे पार्ट में अभी नहीं है। तो तुमको भाई अभी फिलहाल कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ क्या हुआ है ना, वो कैसे हुआ, उस चीज़ को थोड़ा सा तुम्हारे को साइड में डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे जब एटम्स एक साथ एक जगह पे आए, इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स ओवरलैप होने लगी, तो उन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी का एक्सचेंज होने लगा, मगर वो जो एनर्जी का एक्सचेंज है बहुत ज़्यादा नहीं है, माइन्यूट है, जिसके वजह से अब उनकी जो एनर्जी की जो वैल्यूज थी अलग इलेक्ट्रॉन्स की, उन सभी की वैल्यूज में हल्का फुल्का चेंज आने लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो, मैं माइन्यूट अपने तरफ से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझने के लिए। मैंने कहा कि कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है। मैंने ये एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को देखा, मैं बोला भाई तेरे पास कितनी एनर्जी है, तो वो बोलेगा मेरे पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मैं बोलूँगा इधर के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को देखूंगा, बोले तेरे पास कितनी एनर्जी है, मैं बोलूँगा, वो बोलेगा मेरे पास 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब माइन्यूट ज़्यादा, तो मुझे यहीं से एक बनाना पड़ेगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर सपोज करो ये दूर दूर होते, अगर दूर दूर होते और मैं बोलता बता फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन तेरे पास कितनी एनर्जी है, वो बोलता 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहा क्या, वो क्या बोलता 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इधर वाले इलेक्ट्रॉन को पूछता, जो इधर वाला है ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, मैं ये फर्स्ट ऑर्बिट वाले नहीं 4 क्या कहूंगा, वही होगा ना। मैं बोलूंगा भाई तेरे पास कितनी है फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन, तेरी एनर्जी कितनी है, तो वो भी बोलेगा मेरे पास भी उतनी है। हम दोनों सेम एलिमेंट से बने, है ना, हम दोनों सेम एलिमेंट का हिस्सा है ना, वो भी एक्स एटम है, ये भी एक्स एटम है, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट। तेरी एनर्जी कितनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बोलेगा तेरी एनर्जी कितनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ तो भैया एनर्जी तो सेम ही है ना, मगर जब नजदीक आए तो मैंने क्या बोला, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हुई, मगर वो एनर्जीज माइन्यूट लेवल पे बदली है ना, एकदम माइन्यूट लेवल की एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। तो भैया अब हम लोग देखेंगे माइन्यूट लेवल का एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, मान लो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर वाले एटम के इलेक्ट्रॉन ने उधर वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, तो इसकी एनर्जी हल्की सी बढ़ गई, इसकी एनर्जी हल्की सी कम हो गई। तो अब अगर मैं उनको ग्राफिकली देखूंगा तो ये इस तरह की लाइंस बनाएंगे दो, है ना। अच्छा ये दो बात किया मैंने, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात किया, ये 2 एटम्स की बात किया, क्या 2 ही एटम्स आएंगे क्या, है ना, बहुत ज्यादा आएंगे। अब अगर बहुत ज्यादा आएंगे तो सब में थोड़ा बहुत एक्सचेंज चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं होता भैया, थोड़ा बहुत ही होता, तो थोड़ा बहुत एक्सचेंज चलेगा, तो सबकी तुम एनर्जी लेवल के डायग्राम्स बनाते बैठोगे तो ऐसा बनेगा, है ना, ठीक है ना। तुम सबके एनर्जी लेवल बताओगे, अच्छा इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, करते 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 कुछ एक जवड़ पास सब लोग एक ही नजदीक आ जाएंगे और एक पट्टी जैसा बन जाएगा शेप। पट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैंड। तो बोले भैया ये बैंड के जैसा एक शेप बन गया। अच्छा ये बैंड जो बना किसकी वजह से बना, एनर्जी के, तो इसीलिए इस बैंड को नाम दिया एनर्जी बैंड। इसको क्या नाम दिया गया, एनर्जी बैंड। अब ये एनर्जी बैंड किसका है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके एनर्जी बैंड है ना। ऐसी सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके एनर्जी बैंड आएंगे, ऐसी थर्ड ऑर्बिट में होंगे उनके एनर्जी बैंड आएंगे। मगर हमको मकसद, हमारा जो मकसद है, हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ 2 बैंड पे होगा, एक होगा वैलेंस बैंड और एक होगा कंडक्शन। बोले कंडक्शन बैंड क्या, वैलेंस बैंड क्या, तो वैलेंस बैंड जब इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस शेल में होंगे, मतलब आउटर मोस्ट शेल है, तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे और अब आप क्या करेंगे, उनकी इसी तरह से एनर्जी के पूरे डायग्राम्स बनाएंगे। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, जब ये आउटर मोस्ट शेल में था तब मैंने उनकी एनर्जी के डायग्राम बनाया तो वो इस तरह से बना, ओके। तो मैं बोलूँगा ये क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स जो कि मान लो सभी के सभी जो भी आया, जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, मैंने सबकी एनर्जी चेक किया, भाई तेरी कितनी है 10.1, तेरी कितनी है 10.01, तेरी कितनी है 9.9, तेरी कितनी है 9.8, ऐसी करते 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 सबकी मैंने सभी वैलेंस शेल में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का ग्राफ बनाया, मैंने प्लॉट किया, तो ये इस तरह से डायग्राम बना। और फिर इसका मैंने नाम दिया वैलेंस बैंड। क्या नाम दिया बेटा इसको, वैलेंस बैंड। बात समझ में आई क्या, तो ये हुआ वैलेंस बैंड। अच्छा देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मान के चलो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ना, एनर्जी बाहर की एनर्जी एब्जॉर्ब करके, है ना, जब वो नजदीक आए थे फिर बाद में बाहर की एनर्जी किसी तरह से थर्मल एनर्जी जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने एटम को छोड़ के चले गए और इधर उधर घूम रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो एटम से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और घूमते रहते हैं, रिका में इधर उधर घूमते रहते हैं, रिका में नहीं बोल सकते मगर अभी फिलहाल घूम रहे, है ना। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसको क्या कहता है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा अरे इनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भी थे जिन्होंने अपने पेरेंट एटम को छोड़कर ऐसे घूम रहे, आवारागर्दी कर रहे बाहर। मैं एक एक को पकड़ के बोलूं तेरी एनर्जी कितनी, तेरी एनर्जी कितनी, है ना। अब अगर मैं भाई देखूंगा, एक एक को पकड़ के देखूंगा तेरी एनर्जी की कितनी थी। अब देखो उसमें देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पाया गया था, है ना, यहां जो इलेक्ट्रॉन पाया गया था उससे तो काफी ज्यादा एनर्जी होगी, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का या फर्क है। मैं बोला एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के देखा तेरी एनर्जी कितनी, तो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा अच्छा ठीक आराम से पकड़ता तो 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तीसरे को बोला 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई ऐसी करते करते सभी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की मैंने क्या पकड़ा, एनर्जी, और मैं एनर्जी को पकड़ के मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। तो वंस अगेन यहां पर एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा,
जैसा ये बना था वैसे ही, बस थोड़ा इससे अलग नजर आया करके मैंने उसको ऐसे बनाया सिर्फ। और इसको मैं नाम दूंगा कंडक्शन बैंड। इसको नाम क्या दूंगा मैं? कंडक्शन बैंड। ठीक है, क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड क्या हुआ फिर? द रेंज ऑफ एनर्जीज। देखो अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे, पहले तो एनर्जी बैंड को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। द रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज एनर्जी बैंड। फिर बोले वैलेंस बैंड क्या होगा? द रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। फिर कंडक्शन बैंड क्या होगा? द रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोला जाएगा? कंडक्शन बैंड। आई बात समझ में आपको? और फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं एनर्जी में जो गैप दिख रहा है आपको, है ना, इसको एनर्जी के गैप को ईजी से लिखा जाता है और इसको नाम दिया जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप तो समझ में आ रहा है, इसका नाम फॉरबिडन क्या है? अच्छा, फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? छोड़ दिया गया, ठीक है। और बोलो सिनोनिम बता दो कोई इसका, है ना, जैसा मना किया गया उसको सिनोनिम क्या बोल सकते? सिनोनिम मानो ना, उसके जैसा कोई मीनिंग वाला वर्ड। फॉरबिडन सिनोनिम, अरे बहुत कॉमन है, तुम जानते हो उसको अच्छे से। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड बोलते हैं ना, प्रोटेक्टेड बोल सकते एक तरह से। तो भैया यहां पर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप को इसलिए नाम फॉरबिडन ऐसा कहा गया है कि देखो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये हो सकती है, यहां से लेकर ये जो बैंड में जो जगह दिख रही है ना, यहां से लेकर यहां तक की कुछ भी हो सकती है, मगर ये नहीं रहेगी, या फिर यहां से लेकर यहां तक रहेगी। जैसा मैंने यहां ये रेंज कहां से कहां हुई स्टार्ट, तो मान के चलो इसकी लोवेस्ट लेवल थी 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हाईएस्ट लेवल थी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये कितना है? तो ये है 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 पॉइंट है, और मान के चलो ये कुछ है 14.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलो ऐसा ले लिया मैंने। तो इसकी रेंज कहां से कहां हो सकती है? 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10.2, 13.7 से लेकर 14.1। तो भाई मामला ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से लेकर यहां तक कुछ भी हो सकती है, यहां से लेकर यहां तक कुछ भी हो सकती है, मगर किसी भी हाल में बीच वाला कुछ नहीं होगा। तुमको कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन तुमको मिलने वाला नहीं है ना। ना तुमको 11 भी नहीं मिलेगा, अरे मतलब 10.2 के बाद नहीं मिलने वाला, तुमको 10.3 भी नहीं मिलने वाला, 10.3 भी नहीं मिलने वाला, 10.4 भी नहीं मिलने वाला, कोई भी नहीं मिलने वाला। आई क्या बात समझ में आपको? अरे हाँ या ना, है ना। तो ये समझ में आया बैंड्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड, ठीक है। तो उसके डेफिनेशन लिखो, मैं जो बोल रहा हूं ओरली बोल रहा हूं, तुमने इतना ये नोट करे आपने ये सारी चीजें, वो डायग्राम बनाओ, वो नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम बना के नाम लिख दो, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, रफ बनाओ, रफ बनाओ। ड्राइंग मत बना, फटाफट करा करते हो जो भी करना था। क्या बोल रहे? रफ टाइप मतलब एक हैंडबुक रखते होंगे तुम, जो अगर रखते होंगे तो रफ वाली जो रहती है वो, अरे तुम ये ज़्यादा ही हो गया ये, वो तेरे ऐसे नहीं बोल रहा मैं, वो कैसा थोड़ा जो वो एक रिवीजन के काम में आती है, रिवीजन के काम में मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड रहते बस। भले ही तुम्हारे पास कितनी भी प्रिंटेड नोट्स हो, तुमको खुद की एक हैंडबुक बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ काम के पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे जैसे ये मैंने बताया है ना, उसकी वैल्यूज़ हो, कोई रेजिस्टिविटी की डेफिनेशंस आ गई कोई, बाकी सब इंट्रोडक्शन ना लिखा हो, बस हैंडबुक के चलते चलते वैल्यूज़ को रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, वैसा। हाँ ये कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट होगी मगर अच्छा है ये भी, पता अच्छा है, ये ऐसा होना चाहिए आप लोग का। थोड़ी ज़्यादा छोटी हो गई है, इसमें एक चैप्टर शायद आएगा मुश्किल से। ये क्या लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अबे कहाँ है कहाँ उसमें? ठीक है ना, क्या है उसको पर्सनल चीज़ें होंगी तो मैं क्या करूँ, है ना।
नहीं मगर ठीक है, ऐसी बनाया करो हैंडबुक ऐसा। अब क्या बनाना चल रहा है बोले? अब तो सब खत्म होने आ रहा बोलना। सब पहले बताना था बोले, बताए थे तुमने ध्यान नहीं दिए थे। हुआ ये? तो फिर लिखो आपका एनर्जी बैंड का डेफिनेशन लिखो। एनर्जी बैंड लिखो, द रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड, एनर्जी बैंड का फास्ट लिखना, द रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय एनी इलेक्ट्रॉन is called as energy band. Range of energies occupied by any electron is called as any बोल, एन बोल, तेरे को जो लिखना लिख, is called as एनर्जी बैंड। फिर लिखो वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड लिखिए, द रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय, द रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय, द रेंज ऑफ एनर्जीज ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the range of energies occupied by valence electron is called as valence band. The range of energies occupied by valence electron is called as valence band. हुआ? Next. कंडक्शन बैंड का नाम दो। रेडी? रेडी? द रेंज ऑफ एनर्जीज occupied by, the range of energies occupied by conducting electrons the range of energies occupied by conducting electrons is called as conduction band. It's called as conduction band. फिर अगला हेडिंग क्या देंगे आप? अगला हेडिंग फॉरबिडन एनर्जी गैप, और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे EG, ई सफिक्स G। देखो इसको बहुत तरीके से बोल सकते हैं आप ये बोल सकते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, या फिर आप बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, कि एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में से निकाल के कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए। अच्छा, वैलेंस बैंड में से ले जा, कई बार क्या होता है ना, मान ये कॉन्सेप्ट वर्ड, ये सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में से निकाल के कंडक्शन बैंड में लेके गए अपन, तो उसका मीनिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, उसको अपन ने आयोनाइज कर डाली, यानी इलेक्ट्रॉन को आज़ाद कर दिए, है ना। अब जैसा मान लो फर्क, मान लो ये 10 का है और ये थोड़ी देर कितना था इसका एवरेज, एग्जाम्पल के तौर पे 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ एवरेज कितना है 10 और यहाँ कितना है 13, फर्क कितने का आएगा? 3 का। तो ऐसा है, इमेजिन करके चलो ऐसा कि मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दिया, मैंने कितने की दिया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। वो मान जाएगा कि उस पर नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो भैया ऐसे इस पर बोलेगा कि भैया मेरे को तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, मैं थोड़ी मानूंगा इतने पे। तो भैया इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं फिर आपका, कि भैया आपको जो लगता है अमाउंट चाहिए, जो इतना कम से कम इतना तो लगेगा आपको आज़ाद करने के लिए, तो उसको बोलते हैं अपन एनर्जी बैंड गैप फॉर। तो अब उसको लिखो डेफिनेशन को, amount of energy required to raise an electron, amount of energy required to raise an electron from valence band to conduction band
amount of energy required to raise an electron from valence band to conduction band amount of energy required to raise an electron from valence band to conduction band is called as क्या लिखेंगे आप? फॉरबिडन एनर्जी गैप। और मैं एक चीज ओरली बोल देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज द मेजर ऑफ टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड टू द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, उसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो उसका मेजर है ये। खैर ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो हम लोग क्या है, आसपास जो मौजूद मैटर है बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज उसको डिवाइड करते ही रहते हैं। जैसे बेस्ड अपॉन फिजिकल स्ट्रक्चर हमने उसको डिवाइड किया था एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया था एज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इसी तरह बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम उसको डिवाइड करते हैं एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। आई बात समझ में? तो मैं शुरुआत करूंगा इंसुलेटर से। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा इंसुलेटर में। हम लोग ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंसुलेटर्स में करंट का फ्लो नहीं होता। इंसुलेटर्स में करंट का फ्लो नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, क्या रीजन है? तो देखो भैया, ऐसा है कि मान के चलो कि ये मेरे पास वैलेंस बैंड है और ये जो है आपका कंडक्शन बैंड है। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और मालूम है वाई एक्सिस पे क्या है आपकी एनर्जी। तो यहां जो आपका एनर्जी बैंड गैप होता है इंसुलेटर में, है ना, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, कुछ किताबों में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। जैसे जब हम लोग ने कॉलेज टाइम पे पढ़े थे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला गया था हमको, बट आपके एनसीईआरटी में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला हुआ है, तो मुझे वही फॉलो करना पड़ेगा। कुछ रेफरेंस बुक्स में भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया जाता है, तो ठीक है, बट यू हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी, तो 3 ही पकड़ के चलो। तो देखो कैसा है, यहां देखा गया है कि बहुत बड़ा एनर्जी बैंड गैप होता है, प्राइमरीली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। जैसे किसी भी मटेरियल का एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो भैया फिर हम देखते हैं कि तुम इलेक्ट्रॉन इतना सक्षम नहीं होता कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाए। तो अब क्या नजर आएगा फिर तुम अगर देखोगे तो किसी भी इंसुलेटर में झांक कर अगर देखोगे तो कंडक्शन शेल पूरा नजर आएगा खाली, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तुमको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ बैठे हुए? वैलेंस बैंड में। कोई इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा क्या कंडक्ट करते हुए? नहीं। इंसुलेटर की वही तो खासियत होती है ना, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या? नहीं। कंडक्टर में धड़ल्ले से फ्री इलेक्ट्रॉन रिकाम में घूमते रहते इधर उधर, तो कंडक्टर में है, यहाँ थोड़ी है। तो यहाँ पर कैसा है आपको हम देखते हैं कि ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से कंडक्शन जो बैंड होता है ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है, पूरी तरह से खाली, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। और फिर बाद बना लो तुम्हारी मर्जी। अब ऐसा है कि अगर मैं वैलेंस बैंड देखूं तो वैलेंस बैंड अगर देखा जाए तो ये पूरा गचागच भरा रहता है ना। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यही है ना। इसको मैं लिख सकता हूं कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। ये पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है, यहां जरा सा भी खाली नहीं है। सॉरी, यहां पर पूरा बड़े खाला जाता है तुम। तो भाई देखो, अब यहां अगर हम देखेंगे तो क्या कंडक्शन बैंड क्या है, पूरा खाली है, और वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ है। और उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया। तो याद रखना, अगर एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का हो गया तो वो कौन से रीजन में आएगा? इंसुलेटर रीजन में। मतलब भैया वो कौन सा वाला बन गया? मटेरियल इंसुलेटर। तो तुम्हारे जितने भी इंसुलेटर है सबका एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूं कि भाई ठीक है, चलो मान लिया ये इंसुलेटर का खेल है, तो वो सेमीकंडक्टर का क्या खेल होगा? तो सेमीकंडक्टर में ये गैप जो है एनर्जी बैंड गैप थोड़ा सा कम होता है।
तो ये आ गई एक पट्टी वैलेंस बैंड की, ये दूसरी पट्टी आ गई आपकी कंडक्शन बैंड की, और मैंने ये देखा कि ये जो एनर्जी बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप है, ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसा है बेटा? कम है एनर्जी बैंड गैप। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने के कारण हम देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल कर कंडक्शन बैंड में चले गए। तो मैं देखता हूं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़कर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, इसका यहां पर आ गया, तो ये जगह अगेन मैं बोलूँगा देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन ने भी अपनी जगह छोड़ के इधर आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर फिलहाल, फिर ये इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ा इधर आ गया। तो देखो यहाँ पर आपको क्या नज़र आता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़कर, है ना, इधर आ गए हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं कि कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। ये हल्का थोड़ा सा, कंप्लीटली तो नहीं भरे, पूरे आ गए कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के पूरा भर गया कि यहां पर नहीं, ये पार्शियली फिल्ड बोलूंगा, है ना। तो भाई अगर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी जगह पे, इमेजिन कर लो ऐसा एग्जांपल के तौर पे, तो 100 में से 8-10 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो भाई वो 8-10 इलेक्ट्रॉन आज़ाद हुए हैं, तो कंडक्टिंग शेल में सिर्फ 8-10 इलेक्ट्रॉन ही जो आए ना उसके अंदर, पूरे के पूरे छोड़ के थोड़ी आए, तो इसीलिए पार्शियली फिल्ड बोलेंगे। और थोड़ा सा ये खाली हो गया, तो इसको मैं कह सकता हूं ये कैसा है? पार्शियली एम्प्टी, पार्शियली एम्प्टी। आया समझ में? तो ये पार्शियली फिल्ड है, ये पार्शियली एम्प्टी है। हो गया? नेक्स्ट, कौन है नालायक? नालायक उसको बंद रखा कर। आप देख यहां पर अब हम बात करेंगे कंडक्टर की। तो देखो कंडक्टर, अब कंडक्टर का तो भाई सभी को मालूम है, वहां कोई रोक टोक नहीं है, बिंदास करण इधर से उधर घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन की भरमार है, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो भैया देखो तुम्हारे जैसे वहां पर बहुत इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बोले बहुत इलेक्ट्रॉन हमारे जैसे मतलब? अरे काम है, अरे क्या सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। तो अब देखो भैया यहां पे वो घर पिच रहे थे क्या हंस रहे तुम? अब देखो भाई यहां तुमको क्या देखने को मिलता है, सुनो इधर, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। अब यहां तो एनर्जी बैंड गैप क्या हो गया? 0 हो गया। एनर्जी बैंड गैप क्या हो गया? 0 हो गया। अब एनर्जी बैंड गैप 0 हो गया भैया, मतलब बड़ी आसानी से बहुत कम उस पे इलेक्ट्रॉन इजीली घर आंगन जैसा यहां पर घूमते फिरते रहेंगे, है ना, कभी वैलेंस बैंड में तो कभी कंडक्शन बैंड में, कभी वैलेंस बैंड में कभी कंडक्शन बैंड में। अब जैसे इमेजिन कर लो कि इमरान अली सर ऊपर रहने आ गए, है ना, नीचे क्लास, ऊपर घर। अब अगर वो वहां खड़े हैं, सीढ़ी के जो बेस है वहां खड़े हैं, इधर पैर डाले तो क्लास में, इधर पैर डाले तो घर में, तो भैया उनको इधर उधर जाने में कोई एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगी क्या? एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? नहीं, है ना। ऐसा फूक मारेगी सीधा वो क्लास में, फिर कहीं आ गए तो वहाँ पर घर पे वाके पास। तो भैया सिचुएशन क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एकदम आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से आप घूमो फिरो बिल्कुल, कभी इधर मूड हुआ तो इधर चले जाओ, कभी इधर हुआ तो इधर आ जाओ, कभी अटैच होना है तो। अब देखो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया एक ज़रा सी एनर्जी पे, मामूली ज़रा सी ही एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने बैलेंस शेल को छोड़कर कहाँ आ जाएगा? कंडक्शन शेल में आ जाएगा, ज़रा सी एनर्जी पर ही। अच्छा ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन, तो ये तो समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर, जो ये यहाँ पर है ना, अब उसको इधर आने का, इधर तो बहुत मामूली सा लगेगा ना। अब इमेजिन कर लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 कैंडिडेट्स है, हमारे पास 3 कैंडिडेट्स है। चलो कौन कौन लेते हैं? अहमर, चलो अहमर,
और कौन आएगा? अच्छा ठीक है, मुश्तबा भी खेलना चाह रहा है इसमें, तो मुश्तबा। और ये कौन? दानियाल नहीं आया ना? अमजद है ना। अब देखो हम शुरुआत करते हैं कुछ खास। हाँ तो देखो, अब देखो क्या शुरुआत करते हैं हम लोग। अमजद तेरे को बुरा लगेगा, ये कंडक्टर तेरे को शायद बुरा लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब सुनो यहाँ पर क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ मुश्तबा से। मुश्तबा एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा है ना। इमेजिन करो, चल मान लो एक कंपनी का कोई डॉक्टर बना हुआ है, चल है ठीक है, एक फलाना क्लिनिक में अपॉइंटेड है एज अ डॉक्टर, और उसकी पेमेंट है मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। बहुत ही कम कर दिए बोले, है ना। ठीक है, प्रैक्टिकल थोड़ा सोचेंगे ना, तो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। ठीक है भाई, अब ऐसा है कि भाई मान लो कि मेरी भी एक कंपनी है, करोड़ों है, मल्टीनेशनल कंपनी है ना। तो अब ऐसा है 100-200 करोड़ तो ऐसे ही चलते रहते। तो अब ऐसा है, इमेजिन कर लो कि ऐसा कुछ है। मैं बोलूँगा भाई मुश्तबा का काम मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। वो पेशेंट को तो भाई बातों में ठीक कर डालता। तो भाई अब मैं बोलूँगा भाई मुश्तबा तुम मेरे पास आ जा। तो अब ऐसा है कि ठीक है भाई, मैंने क्या मुश्तबा को बोला कि चल तू एक काम कर, तेरे को मैं 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देता। 10 लाख नहीं रे बाबा, 10,000 तेरी पेमेंट 1,10,000 रुपये, तू मेरे पास इधर आ जा। तो वो बोले नहीं सर इतने ज़रूरत नहीं है मेरे को, वहाँ पर बहुत अच्छे से इमरान अली सर मुझे पूरा दे रहे हैं ना। तो ये गलत हो गया बोले। इमेजिन करने में क्या जा रहा, बोले लिए भी तो एग्जाम्पल किसका बोले, है ना। तो ऐसा इमेजिन कर लो, बोले मेरी पूरी पेमेंट दे रहे, ठीक है, टाइम पे मिल जाती, सब ठीक है, कुछ नहीं, हर चीज़ का ख्याल रखते मेरे। तो भाई ऐसा है कि वो बोले कि नहीं, मैंने बोला चल ठीक है, देखो 1,20 दिया चला जाए। नहीं बोले नहीं ना सर थोड़ा, चलो ठीक है 1,25 दे रहा तो आ जाए। तो चलो ठीक है, थोड़ा लालच में आ गया हो, तो 25,000 एक्स्ट्रा दिया, तब वो आ गया। मतलब उसकी एक था, उसको थोड़ा 25,000 देने पे आया था, वैसे टूट गया था क्या नहीं, है ना। अब भाई बात आई फिर अमर की, है ना। अब मैंने बोला नहीं पहले इसको लेते अपन, अमजद को, है ना, ठीक है। अब इमेजिन कर लो, अमजद एक भाई मान लो बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहा है, उसकी पेमेंट जो है इमेजिन कर लो 10 लाख रुपए पर मंथ है। ओके, 10 लाख रुपए पर मंथ। अब भाई ऐसा हुआ अमजद, मेरे को तेरा काम बहुत पसंद आया, तू बहुत दिल लगा के काम करता है। इधर सुन लो रे पूरी बात। अमजद को बोला मैंने कि भाई तू एक काम कर, मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले। वो बोलेगा सर मेरे पास 10 लाख रुपए पेमेंट आ रही है महीने की, मैं कहाँ आपकी कंपनी छोड़ के ज्वाइन करूँ, ऐसा वैसा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं तेरे को पैसे बढ़ा के देता। बोले कितना बढ़ा के देंगे? तो बोले 10 लाख 1 रुपया। अमजद बोला अभी कल ही चाह रहा, बोले मैं, है ना, एक्स्ट्रा आया ना 1 रुपया। तो वो हो गया कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन। जस्ट ज़रा सा 1 रुपया मिलने पे कैसा आगे छोड़ के इधर। तो वैसी मान लो इस इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड में है, उसको तुम ज़रा सी भी एनर्जी दे दोगे, क्या होगा? छोड़ के वो कहाँ आ जाएगा? कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। आई बात समझ में? और यहाँ पर क्या हो रहा था, थोड़ा ज़्यादा 25,000 रुपये देने पे तो ऐसे ही आ गया था, 1 रुपये पे आ गया था क्या, एक है ना, उसको 10,000 रुपये भी नहीं आया था, उसको देना पड़ा था 25, है ना। अब भाई बारी आई इसकी, अमर की। अमर मैंने बोला यार तू माशाल्लाह से डॉक्टर बन गया, है ना, मैं तेरे को क्या समझता था तेरे को, है ना, मगर तू तो यार बेहतरीन डॉक्टर बन गया, सर्जन बन गया, MS ऑर्थोपेडिक ऐसा वैसा यूँ बन गया, है ना। तो भैया अब मैं बोला अमर तेरी पेमेंट क्या है रे? तो बोले सर 25,000 रुपये महीना। चल जान दे, 25 लाख रुपए महीना, बस उसको बुरा लग जाएगा। तो बोले 25 लाख रुपए महीना, अच्छा ठीक है। मैंने बोला अमर एक काम कर, तू मेरे कंपनी में आ जा, तू मेरे हॉस्पिटल में आके काम कर, तो मैं तेरे को 50 लाख रुपए पर मंथ दूंगा। नहीं सर मैं इधर नहीं आऊँगा, इमरान अली सर मुझे बहुत अच्छा पेमेंट देते हैं, सब मेरा ख्याल रखते हैं, तो मैं तो नहीं आने वाला। मैंने बोला भाई 60 लाख रुपए देता, सॉरी 1 करोड़ रुपए देता पर मंथ। तो बोले नहीं नहीं सर मैं नहीं आऊँगा, ऐसा वैसा, भाई मेरे को यहाँ बहुत अच्छा है, चल तेरे को 2 करोड़ रुपए महीना दिया, तू इधर आ जा। मतलब भाई तुम कितना भी तो वो छोड़ने को तैयार नहीं है ना। तो अब ऐसा है भैया, अब ऐसे को बेवकूफ़ बोलते। तो अब ऐसा है, अब देखो यहाँ पे भाई आप कितना भी दे दो वो ऊपर आने को तैयार नहीं है। हालांकि मेरे को लगा था इसको देख कर, अरे भाई मैंने दूसरे बंदे को हायर किया था तो वो तो आ गया था इतने पे, ये आ जाना चाहिए थे, मगर ये आने को तैयार नहीं। तो वो अपने जो पेरेंट एटम है
हैं उसको भैया पकड़ के बैठे, भाई मैं तो यहाँ से हिलूंगा नहीं। तो ये हो गया इंसुलेटर का खेल। तो देखो किस तरह से आपने देखा कि एनर्जी बैंड गैप ये डिसाइड करता है कि ये मटेरियल क्या बनेगा। क्या बड़ा हो के ये इंसुलेट, बड़ा मतलब नहीं, मतलब क्या ये इंसुलेटर बनेगा, क्या ये सेमीकंडक्टर बनेगा या फिर कंडक्टर बनेगा। अगर वो कंडक्टर है तो उसके एनर्जी बैंड गैप एक तो ओवरलैप हो रहे होंगे, नहीं एनर्जी बैंड्स ओवरलैप हो रहे होंगे, एनर्जी बैंड गैप क्या होगा, 0 होगा। अगर ये सेमीकंडक्टर है तो एनर्जी बैंड गैप के बीच में का जो डिफरेंस है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। और अगर ये इंसुलेटर है तो एनर्जी बैंड गैप क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा। आई ये बात समझ में आपको? ठीक है, तो अभी टाइम क्यों, एक बज के 10 मिनट हो गए। अच्छा अगली बार। चलो ध्यान दो। तो देखो ये यहां पर कॉन्सेप्ट हुआ। अब अगला जो पार्ट है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो अगले लेक्चर में लेंगे कल। मतलब मींस जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें मैं प्रोबेबली कोशिश ये करूंगा मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूं और मैं थोड़ा लंबा लूंगा लेक्चर। और जो एनसीईआरटी 11th तक का जो पोर्शन है, सॉरी एनसीईआरटी 12th में जो पोर्शन दिया हुआ है, मतलब रेक्टिफायर तक के इंशाल्लाह मैं निपटा दूंगा, है ना। थोड़ा मैं स्पीड में लूंगा, मतलब मेरा टारगेट है ये सैटरडे तक के पूरा निपटा दूं इसको मैं, ये चैप्टर को।